अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे नाम की बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आज़ादी की तहरीक, इल्म की रोशनी और बेखौफ क़यादत की तस्वीर सामने आती है। मैं बात करने जा रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। आज उनका नाम फिर से सुर्खियों में है। वजह है रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उस पर चल रहे कानूनी व राजनीतिक कंट्रोवर्सीज। लेकिन इस कंट्रोवर्सीज को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर मोहम्मद अली जौहर कौन थे? वह सिर्फ एक मुस्लिम नेता थे? क्या वह सिर्फ खिलाफत आंदोलन तक सीमित थे, या उनकी पहचान उससे कहीं बड़ी थी? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1878 उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद अली। बाद में पूरा देश उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जानने लगा। कम उम्र में ही उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा आबादी बानो बेगम, जिन्हें लोग बी अम्मा के नाम से भी जानते हैं, बी अम्मा ने बेहद मुश्किल हालात में अपने बच्चों की परवरिश की। उन्होंने हमेशा कहा कि इल्म ही असली दौलत है। यही वजह है कि मोहम्मद अली ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें तालीम हासिल की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उस दौर में विदेश जाकर पढ़ना बहुत कम लोगों के लिए मुमकिन था, लेकिन मोहम्मद अली जौहर ने पश्चिम में तालीम हासिल की और फिर उसी तालीम को अपने वतन की खिदमत में लगाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उनका असली काम सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज और मुल्क के लिए है। फिर उन्होंने पत्रकारिता को चुना। उन्होंने अंग्रेजी में द कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द जैसी अखबारों में काम करना शुरू किया। इन अखबारों के जरिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की आलोचना की और भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उसके लेख इतने प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार कई बार नाराज हो गई, अखबार पर कार्रवाई हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज बंद नहीं की। इतिहास हमें सिखाता है कि हर दौर में सत्ता और उसके आलोचकों के बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आजादी की लड़ाई में कई विचारधाराओं के लोगों ने अपनी अपनी तरह से खिदमत को अंजाम दिया है। मोहम्मद अली जौहर भी उन्हीं प्रमुख नेताओं में से एक थे। साल 1919 में दुनिया बदल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी कई आंदोलन में काम किया। यही वह दौर था। मोहम्मद अली जौहर पूरे भारत में एक बड़े जननेता के रूप में पहचाने जाने लगे। साल 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह इस बात का संकेत था कि उस समय वे राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। वे उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना और उसकी शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण किरदार निभाई है। उनका विश्वास था कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज को मजबूत करने का अहम रास्ता है। उनकी जिंदगी का आखिरी दौर भी संघर्ष से भरा रहा। 1930 में वे लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। वहां उन्होंने भारत के अधिकारों और सम्मान की बात रखी। 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफनाया गया। इतिहास में मोहम्मद अली जौहर के किरदार को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस बात पर सभी लोगों का इत्तेफाक राय है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता, प्रभावशाली पत्रकारों और शिक्षा के समर्थकों में गिने जाते हैं। अब सवाल यह है, ऐसे इंसान के नाम पर बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आखिर कैसे बनी? इसे बनाने का सोच किसका था? और आज यह यूनिवर्सिटी कानूनी और राजनीतिक विवादों के केंद्र में क्यों है?
इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आएंगे पार्ट 2 में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पार्ट 2 में मैं आजम खान द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना, उसकी पूरी टाइमलाइन, जमीन, निर्माण, उद्देश्य और शुरुआती विवादों को क्रमवार और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने जाना कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, उनकी जिंदगी, उनके फिक्र और मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में उनका क्या किरदार था। अब सवाल यह है कि आखिर उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम करने का ख्याल कैसे पैदा हुआ है। इस दास्तान की इब्तिदा होती है उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर से। रामपुर की सियासत में एक नाम कई दशकों तक सुर्खियों में रहा है और उस शख्स का नाम है आजम खान। आजम खान का कहना था कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में एक ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का ख्वाब देखा है जहां माली तौर पर कमजोर देहाती इलाकों से आने वाले और माइनॉरिटी तबके के स्टूडेंट को आला तालीम हासिल करने का मौका मिल सके। इसी मकसद और तालीमी मिशन के तहत मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी गई। साल 2005-6 के आसपास इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हुआ। धीरे धीरे जमीन खरीदी गई, इमारतें तामीर होने लगी और बाद में राज्य सरकार से इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। वक्त गुजरता गया और यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, लॉ, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और समेत कई शोबों में तालीम शुरू हुई। इस इदारे ने रामपुर और आसपास के इलाकों के हजारों स्टूडेंट को अपने ही इलाके में आला तालीम हासिल करने की सहूलियत फराहम की और इससे कई गरीब घरानों के बच्चों के लिए नई उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन जैसे जैसे यह तालीमी इदारा बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसके साथ इख्तलाफात, इल्जामात और कंट्रोवर्सीज भी बढ़ते चले गए, जिसमें पहला कंट्रोवर्सी का नाम है जमीन। प्रशासन और जांच एजेंसियों ने इल्जाम लगाया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई कुछ जमीनों से जुड़े मामलों में कानूनी उसूलों और नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन्हीं इल्जामात के बुनियाद पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ आजम खां और उनके हिमायतियों ने इन तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ सियासी बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है और वह अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। दूसरा कंट्रोवर्सी है बिल्डिंग को लेकर। यूनिवर्सिटी की इमारतों की तामीर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए का कहना है कि यूनिवर्सिटी की कई इमारतों के लिए जरूरी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं ली गई है या फिर तामीर मनसूदा नक्शे के मुताबिक नहीं हुई है। इसी बुनियाद पर कई इमारतों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का ऑर्डर जारी किया गया है। वहीं यूनिवर्सिटी और उनके सपोर्टर का कहना है कि यह मामला अदालत में अंडर ट्रायल है और आखिरी फैसला न्यायपालिका के जरिए ही होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई में सबसे पहले स्टूडेंट के मुस्तकबिल और उनकी तालीम को महफूज रखा जाना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक कानूनी मामला है? यही वह सवाल है जिसे इस मसले को मुल्क भर में बहस का मौजू बना दिया है। सरकारी पक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर किसी निर्माण या जमीन से जुड़े मामलों में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होना लाजमी है। वहीं विपक्ष और कई सामाजिक राजनीतिक रहनुमाओं का कहना है कि इतने बड़े तालीमी इदारों पर कार्रवाई करते समय अदालत की कार्रवाई इंसाफ के तकाजों और हजारों छात्रों की मुस्तकबिल को लेकर भी बराबर अहमियत दी जानी चाहिए। इसी दौरान कई सियासी दलों और नेताओं ने अपनी अपनी राय पेश की है। समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी कार्रवाई बताया है। कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि अदालत का अंतिम फैसला आने तक एहतियात, सब्र और मुतवाजिन रवैया अपनाया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असाउद्दीन ओवैसी साहब ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी
जमीन या तामीर में जुड़ा कोई विवाद हो तो उसका हल दस्तूर हिंद यानी संविधान और अदालत के जरिए निकाला जाना चाहिए। उन्होंने तालीमी इदारे की अहमियत, छात्रों की मुस्तकबिल और इंसाफ के उसूलों पर भी जोर दिया है। दोस्तों, यहीं से यह मसला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहा। यह कानून, इंसाफ, तालीम, इंतजामिया और सियासत और अवामी जज्बात, इन सब के दरमियान एक बड़ी बहस का मौजू बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए हैं, आरडीआई ने 38 इमारतों के बारे में क्या एतराज दर्ज किए हैं, अदालतों में अब तक क्या क्या पेशे रफ्त हुई है और आगे इस पूरे मामले का मुमकिन रास्ता क्या हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री पार्ट 3 में तफसील के साथ जानेंगे, जहां पूरी टाइमलाइन, कानूनी स्थिति, सरकारी मौक़िफ़, विपक्ष का नजरिया और असउद्दीन ओवैसी साहब समेत दूसरे रहनुमाओं के बयान को सिलसिलेवार समझेंगे। अगर आपको यह मालूमात नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले पार्ट्स में, तब तक आप अपने दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ, उसने आजादी की सांसों को बहुत कम कर दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ सदन के उन तमाम साथियों से, उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ है। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान कर दूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं जौहर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री के सबसे अहम और फैसला कुन हिस्से में। सवाल यह है कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला इतना बड़ा कैसे बन गया और इस वक्त इसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है। आइए पूरी टाइमलाइन को तफसील से समझते हैं। 2005-2006 में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए इस अजीम तालीमी इदारे की बुनियाद रखी गई। मकसद था रामपुर और आसपास के इलाकों में आला तालीम का ऐसा मरकज कायम करना जहां गरीब और कमजोर तबके के स्टूडेंट भी बेहतर तालीम हासिल कर सके। 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार से यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली। धीरे धीरे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, नर्सिंग, एजुकेशन और दूसरे कई शोबों में तालीम शुरू हुई। 2017 के बाद सरकार बदलने के बाद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कई मामलों की तहकीकात तेज कर दी गई। इल्जाम लगाया गया कि कुछ जमीनों के अधिग्रहण, राजस्व, रिकॉर्ड और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन्हीं मामलों में कई एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी जानिब आजम खान और उनके हिमायतियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है और वे अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आरडीए ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें आवश्यक स्वीकृति नक्शे के बिना बनाई गई है या नियमों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है। करंट अपडेट की बात की जाए तो बड़ी राहत मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि मुरादाबाद मंडल कमिश्नर की अदालत ने 38 इमारतों की ध्वस्तीकरण पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। यानी अभी बुलडोजर की कार्रवाई पर टेम्पोररी रोक है और आखिरी फैसला आने तक शांति बनाए रखने की अपील की गई है। हालांकि इसके साथ ही एक और अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रस्ट की एक याचिका को खारिज की है।
जबकि ध्वस्तीकरण से जुड़े अन्य पहलुओं पर अलग अलग मंचों पर कानूनी कार्रवाई जारी है। इसका मतलब यह है कि मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आगे भी अदालतों में सुनवाई जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण के आदेश पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि अगर इमारतें तोड़ी जाती है तो हजारों छात्रों की तालीम मुतासिर होगी। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। AIMIM अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ऐसे मामलों का हल संविधान और अदालत के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए क्योंकि उनका सीधा ताल्लुक नौजवान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को सियासी बताया और कहा कि अदालत का अंतिम फैसला आने तक ध्वस्तीकरण नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कानून सबके लिए बराबर है और जहां नियमों का उल्लंघन होगा वहां कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज पूरा मामला दो अहम उसूलों के दरमियान खड़ा हुआ है। पहला कानून की हुक्मरानी और दूसरा तलबा का मुस्तकबिल और तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़। अगर किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन साबित होता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही यह भी एक बहस है कि किसी भी कार्रवाई से उन हजारों तलबा की तालीम और उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा जो इस इदारे से जुड़े हुए हैं। आज जौहर यूनिवर्सिटी महज एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि कानून, सियासत और तालीम के दरमियान चल रही एक बड़ी बहस का अलामत बन चुकी है। फिलहाल 38 इमारतों पर कार्रवाई अंतरिम तौर पर रुकी हुई है, लेकिन कानूनी जंग अभी भी जारी है और आखिरी फैसला अदालतों और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के बाद ही सामने आएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर पहलू को समझें, मुकम्मल मालूमात हासिल करें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह 3 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री मालूमाती और मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त शेख अब्दुल्ला। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।